गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास में अपन शुरू करेंगे इंडेक्स 40 जिसका नाम है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले अपन ये समझते हैं कि आखिर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी होता क्या है। तो देखो, कंपनी ने क्या करा, बहुत सारा पैसा कमाया, ठीक है। अब कंपनी ने पैसा कमा लिया तो कंपनी क्या करना चाहेगी, उसको इन्वेस्ट करना चाहेगी, ठीक है। वो शेयर्स में कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड्स में कर सकते हैं, बहुत सारी जगह इन्वेस्ट कर सकते हैं। और उसमें से एक पार्ट आता है लैंड और बिल्डिंग में भी वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो शेयर्स, म्यूचुअल फंड या फिर दूसरी चीज़ों में इन्वेस्ट करा, उसको इंडेक्स 40 के अंदर कवर नहीं करा जाता है। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के अंदर कब कवर करा जाएगा, जब कंपनी ने इन्वेस्ट करा लैंड और बिल्डिंग के अंदर ही, ठीक है। बाकी दूसरे एसेट्स के अंदर और कहीं इन्वेस्ट करा तो उसको इंडेक्स 40 के अंदर कभी भी कवर मत करना, ठीक है। यहाँ इन्वेस्ट किस में होगा, लैंड या बिल्डिंग के अंदर, ठीक है। सबसे पहली कंडीशन आपको पता होनी चाहिए इंडेक्स 40 की, ठीक है। अच्छा, यहाँ क्या होगा, कंपनी क्या करेगी, लैंड और बिल्डिंग को यूज़ नहीं करेगी, ठीक है। यहाँ कंपनी का बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा, देखो आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो खुद के यूज़ के लिए नहीं कर रहे हो, ठीक है। मतलब ऑब्वियसली करंट टाइम में आपको यूज़ नहीं करना है। यहाँ अगर आप लैंड और बिल्डिंग में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपका इंटेंशन क्या रहेगा, या तो आप उसको रेंट के लिए दे दो, ठीक है, आपको रेंटल इनकम मिल जाएगा। या फिर आप क्या कर सकते हो, उस लैंड और बिल्डिंग को कैपिटल अप्रिसिएशन पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हो। यानी कि आपने क्या करा, 10 साल के लिए लैंड खरीद के रख लिया। अब 10 साल बाद जब अच्छा आपको पैसा मिल जाएगा, लैंड की वैल्यू बढ़ जाएगी, तो आप उसको क्या कर दोगे, फ्यूचर के अंदर सेल कर दोगे। तो आपका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या रहता है, इन्वेस्ट करने का। या तो आप उसको रेंटल इनकम अर्न करना चाहते हो, या फिर आप उसको फ्यूचर के अंदर सेल करके कैपिटल अप्रिसिएशन करना चाहते हो, ठीक है। तो सबसे पहले अपन डेफिनेशन देखते हैं इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का होता क्या है। प्रॉपर्टी हेल्ड बाय ओनर और बाय लेसी। देखो, लेसी के लिए एक अलग इंडेक्स बना हुआ है, तो लेसी से रिलेटेड जो भी वर्ड्स आपको मिलेंगे तो उस पर आपको ज़्यादा फोकस नहीं करना है, ठीक है। लेसी आपको अलग से इंडेक्स उस पर पूरा बना हुआ है, उसके अंदर अपन कवर करने वाले हैं। तो प्रॉपर्टी हेल्ड बाय ओनर, यहाँ बेसिकली आपने प्रॉपर्टी हेल्ड कर रखा है, क्यों, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, रेंटल इनकम अर्न करना, कैपिटल अप्रिसिएशन, या फिर दोनों ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं कि आप क्या करोगे, 10 साल तक, जब तक लैंड की वैल्यू बढ़ेगी, बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ेगी, तब तक आप उसको रेंट पे दे दोगे। जैसे ही आपको अच्छा वैल्यू मिल गया आप उसको सेल कर दोगे। तो आपका तीनों में से कोई सा भी ऑब्जेक्टिव हो सकता है, या फिर दोनों ऑब्जेक्टिव भी हो सकते हैं, ठीक है। अगर ये ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो रहा है तो आप उस प्रॉपर्टी को उसका आप बोलते हो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, और उस पर अप्लाई होता है इंडेक्स 40। सेकेंड कंसेप्ट अपने पास डेफिनेशन आता है ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। बेसिकली आपने पीपी पढ़ा होगा इंडेक्स 16 में। अगर आपने इंडेक्स 16 नहीं पढ़ा तो सबसे पहले वो आपको कवर करना है। इंडेक्स 16 के बाद आप कर सकते हो 36 कर सकते हो, उसके बाद आप इंडेक्स 40 का रिवीजन वीडियो देखना, आपको अच्छे से समझ में आएगा। ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, बेसिकली अपन पीपी का एक और नाम है ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। जैसे ऑब्वियसली आपका घर का नाम कुछ और होगा, स्कूल का नेम कुछ और होता है, वैसे इसमें बता रखा है पीपी का एक और नाम होता है ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, ठीक है। हेल्ड बाय ओनर फॉर यूज, या फिर हेल्ड बाय लेसी एज अ राइट ऑफ यूज एसेट। अब ऑब्वियसली इंडेक्स 116 जब पढ़ेंगे तो ये वाला पॉइंट तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट पर अभी आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का मतलब होता है पीपी, ठीक है। और पीपी पर इंडेक्स 16 बना हुआ है, ये ऑलरेडी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, कुछ क्लैरिफिकेशन वगैरह है 4 इंडेक्स से रिगार्डिंग, तो उसमें कभी आपको डाउट नहीं है तो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। देखो, इंडेक्स 16 के अंदर क्या कवर होगा, आपका एसेट क्या है, लैंड और बिल्डिंग। यहाँ बेसिकली आपका ऑब्जेक्टिव क्या रहता है, कब आप इंडेक्स 16 के अंदर कैटेगरी में डालोगे, कब आप इंडेक्स 40 के अंदर डालोगे उस लैंड और बिल्डिंग को, तो ये आपको पता होना चाहिए। क्योंकि आपने इंडेक्स 16 के अंदर भी आपने पढ़ा होगा, वहाँ आपने डेफिनेशन पढ़ा होगा जब पीपी का, तो उसमें वर्ड लिखा हुआ था फॉर रेंटल टू अदर्स। और इंडेक्स 40 के अंदर डेफिनेशन पढ़ रहे हो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का, तो यहाँ वर्ड लिखा हुआ है टू अर्न रेंटल्स। ध्यान से अगर आप डेफिनेशन खोल के पढ़ोगे तो ये दो वर्ड आपको मिलेंगे, 16 के अंदर रेंटल टू अदर्स, 40 के अंदर टू अर्न रेंटल्स। तो इसका बेसिकली डिफरेंस क्या है दोनों के अंदर, सबसे पहले ये समझते हैं। देखो, इंडेक्स 16 के अंदर क्या कवर होगा, जैसे आप लैंड और बिल्डिंग क्या दोगे, रेंट पे देना। अगर आपका बिजनेस है, ठीक है, आपका बिजनेस ही रेंट पर देना है, आपके पास बहुत सारी लैंड बिल्डिंग है, आपका ऑब्जेक्टिव ही यही है कि हमको क्या करना है, हमारी जितनी भी लैंड बिल्डिंग है उस उन सबको रेंट पे देना है, ठीक है। ये अगर आपका बिजनेस है तो वो आपके लिए फिर क्या बन जाएगा, बिल्डिंग, ये लैंड बिल्डिंग क्या बन जाएगा, पीपी बन जाएगा, ठीक है। इंडेक्स 40 के अंदर कब कवर आएगा,
टू अर्न रेंटल्स, यानी कि रेंट पर देना आपका बिजनेस नहीं, एक तरीके से मिससेलेनियस एक्टिविटी है। फॉर एग्जांपल आप क्या करें, एक दिन रास्ते पे जा रहे थे, आपका फ्रेंड मिला, उसने बताया यार इस जगह बहुत अच्छी लैंड मिल रही है, अच्छे भाव में मिल रही है, इसको खरीद के रख लेना, हो सकता है फ्यूचर के अंदर तुमको बहुत अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा, कैपिटल अप्रिसिएशन हो जाएगा। तो आपने क्या करा, उस समय लैंड को बाय करके रख लिया। तो वो एक तरीके से आप बोल सकते हो बिजनेस नहीं था, ठीक है। बेसिकली इंडेस 40 के अंदर वो चीज़ आपका बिजनेस नहीं होता है, रेंट पे देना, ठीक है। एक तरीके से आप इसको मिससेलेनियस एक्टिविटी बोल सकते हो। और मतलब ऑब्वियसली आप समझ गए होंगे मिससेलेनियस एक्टिविटी क्या होता है, ठीक है। आपने एक रास्ते पे जा रहे थे, आपको एक फ्रेंड मिला, उसने आपको बहुत अच्छी स्कीम बता दी और आपने लैंड खरीद ली। तो एक तरीके से फिर उसके बाद, या फिर बिल्डिंग खरीद ली, उसके बाद आपने उसको रेंट पे दे दी, एक तरीके से वो आपका बिजनेस नहीं था, तो वह जाएगा इंडेस 40 के अंदर। अच्छा, इंडेस 2 के अंदर क्या जाता है, इंडेस 2 के अंदर रेंट से रिलेटेड वाली चीज़ें नहीं जाएगी, उसके अंदर क्या जाएगा, प्रॉपर्टी से रिलेटेड। जैसे कि आपने क्या करा, प्रॉपर्टी सेल आपका क्या है, यहाँ आप रेंट पे नहीं दोगे। इंडेस 2 के अंदर आप क्या करोगे, प्रॉपर्टी सेल अगर आपका बिजनेस है तो वो एक तरीके से प्रॉपर्टी आपके लिए क्या बन जाएगा, इन्वेंट्री, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ऑब्वियसली इन्वेंट्री आप पढ़ के आ चुके हो ऑलरेडी ES2 के अंदर, तो थोड़ा सा आपको पता होगा, ठीक है। वहाँ इन्वेंट्री कब अपन किस आइटम को बोलते हैं, ठीक है। तो अगर आपका क्या है, प्रॉपर्टी को बेचना आपका बिजनेस बन चुका है, तो जो जितनी भी सारी आपकी प्रॉपर्टी वो आपके लिए क्या बन जाएगी, एक तरीके से इन्वेंट्री बन जाएगी। इंडेस 40 के अंदर कब कवर होगी, जब आपका प्रॉपर्टी सेल करना बिजनेस नहीं है, यहाँ प्रॉपर्टी को हेल्ड कर रहे हो फॉर कैपिटल अप्रिसिएशन पर्पज, ताकि आप फ्यूचर के अंदर सेल कर सको, तो हो जाएगा इंडेस 40 के अंदर। ज़्यादा आपको डिटेल में नहीं समझना है, जितना मैंने आपको बता दिया उतना पढ़ लोगे तो काफ़ी है, क्योंकि MCQ पर्पज से रिलेटेड इस पर क्वेश्चन आ सकता है और ज़्यादा नहीं आएगा, ठीक है। एग्जांपल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, ठीक है। एग्जांपल्स बता रखे, लैंड हेल्ड फॉर लॉन्ग टर्म कैपिटल अप्रिसिएशन रादर देन फॉर शॉर्ट टर्म सेल इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। ऑब्वियसली आप लॉन्ग टर्म के लिए क्या कर रहे हो, कैपिटल अप्रिशिएट कर रहे हो, ठीक, यानी कि आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर रहे हो, ठीक है। आपका ऑर्डिनरी कोर्स बिजनेस नहीं, एक तरीके से आप बोल सकते हो, ठीक है। रेंट पे देना और प्रॉपर्टी को सेल करना दोनों ही आपका बिजनेस नहीं है, ठीक है। अगर प्रॉपर्टी को सेल करना बिजनेस है 2 के अंदर जाएगा, रेंट पे देना बिजनेस है 16 के अंदर जाएगा। लैंड हेल्ड फॉर अ करंटली अंडर डिटरमाइंड फ्यूचर यूज, आपने क्या करा, एक अच्छी स्कीम के अंदर मिल रहा था लैंड, तो आपने क्या आपने खरीद के रख लिया। अब आपको पता नहीं है कि आखिर उसका यूज़ क्या करना है, ठीक है। तो भी आपको उसको क्या मानना है, अनडिटरमाइंड फ्यूचर यूज है, तो भी आप उसको कैपिटल अप्रिसिएशन यानी कि इंडेस 40 के अंदर कवर करना, ठीक है। ऐसा मान के चलना कि आपने उसको एक तरीके से इन्वेस्ट कर रखा है फॉर, ताकि आप फ्यूचर में अच्छा वैल्यू मिले तो आप सेल कर दोगे। थर्ड, आप बिल्डिंग ओन्ड एंड लीज आउट, आपने क्या करा, एक बिल्डिंग को खरीद लिया और उसको फिर लीज पर दे दिया, तो भी वो एक तरीके से आपके लिए क्या हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हो जाएगा, ठीक है। प्रॉपर्टी डेट इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड डेवलप्ड फॉर फ्यूचर यूज एज इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, आप अब आप कोई अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी, या फिर आप इसको बनाने का सोच रहे हो, कंस्ट्रक्शन करा रहे हो, ठीक है, उसको भी आप इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की में डाल सकते हो। यहाँ तक आपको कोई डाउट है तो आप बता सकते हो। ऑब्वियसली अब ये एग्जांपल्स मॉडिफाई हो सकते हैं, जैसे कि अगर आप इन कैटेगरी में आ जाओगे तो फिर ये इंडेस अप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। कुछ कॉमन एग्जांपल्स बता रखे हैं। यहाँ तक आपको कोई डाउट है तो आप बता सकते हो, उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। जस्ट वेट 1 मिनट, उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं, इसी चैप्टर इसी इंडेस के अंदर अपन आगे बढ़ते हैं। तो शुरू करते हैं, ठीक है। अब उसके बाद क्या करते हैं, एग्जांपल्स ऑफ आइटम्स डेट आर नॉट इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। बेसिकली ये कंसेप्ट अपन बाद में पढ़ेंगे, ठीक है, जब अपने सारे इंडेक्स 105 वगैरह कवर हो जाएंगे तो ये आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक अपने पास एक कंसेप्ट मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ एक वर्ड लिखा हुआ आ रहा है, एम्प्लॉई ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। आखिर एम्प्लॉई ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी क्या होता है, फॉर एग्जांपल आपकी क्या एक फैक्ट्री है, ठीक है। अब आपको क्या चाहिए, चीप लेबर चाहिए, सस्ती लेबर चाहिए। तो जनरली ये माना जाता है कि बांग्लादेश के अंदर क्या है, सबसे दुनिया की सबसे सस्ती लेबर आपको मिलती है। तो आपने क्या करा, इंडिया के अंदर आपकी कोई फैक्ट्री है तो आपने क्या करा, लेबर को बांग्लादेश से बुलाया। अब ऑब्वियसली ये लेबर पूरे दिन तो काम करेंगे, रात को कहीं ठहरेंगे तो आपने क्या करा,
एक तरीके से उनके लिए गेस्ट हाउस बना रखा है कि रात को वो उधर ही सो जाएंगे, खाना खा लेंगे। तो एक तरीके से आपने क्या करा, अब ऑब्वियसली आप उसके लिए क्या करोगे, गेस्ट हाउस आपको ऑब्वियसली मिनिमम चार्जेस पर ही प्रोवाइड करना पड़ेगा। यहाँ आपका ये ऑब्जेक्टिव नहीं रहेगा कि गेस्ट हाउस में आपका प्रॉफिट कमाना नहीं रहेगा, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी इनको कहीं ठहरने की जगह तो देनी पड़ेगी ना लेबर को। तो कहीं ना कहीं अब आप क्या करोगे, 1000-2000 रुपये उनकी सैलरी में काट दोगे ऐसे इस सब में से। तो कहीं ना कहीं आपका जो भी फैक्ट्री में वो काम करेंगे, अब ठहरने की जगह के लिए आपने गेस्ट हाउस बनाया, तो वो गेस्ट हाउस क्या रहेगा आपके लिए, वो कहाँ कवर होगा, वो इंडेस 40 के अंदर कवर होगा। क्यों इंडेस 40 के अंदर क्यों कवर होगा, सॉरी, एम्प्लॉय ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, यानी कि वो गेस्ट हाउस कहाँ कवर होगा, इंडेस 16 के अंदर कवर होगा, 40 के अंदर कवर नहीं होगा। 40 के अंदर क्यों नहीं कवर हो रहा, क्योंकि वो इसकी कंडीशन कोई मीट नहीं कर पा रहा। क्या आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, रेंट पे देना है क्या, अरे ऑब्वियसली आपका मतलब आपकी रेंटल इनकम अर्न करना थोड़ी ना है। उस गेस्ट हाउस का आप को भले ही थोड़ा बहुत किराया मिल रहा है, पर आपका प्रॉफिट कमाना थोड़ी ना ऑब्जेक्टिव था। ऑब्वियसली आपने क्या करा, एक मिनिमम रेट पर उनको प्रोवाइड कर दिया था। आपका अर्न रेंटल्स ऑब्जेक्टिव नहीं था, कैपिटल अप्रिसिएशन नहीं था, ठीक है। तो इसलिए वो इंडेस 40 की डेफिनेशन को मीट नहीं कर रहा था। एम्प्लॉय ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी कहाँ आता है, इंडेस 16 के अंदर आता है। MCQ वाइज से 100% इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लेना। हर अल्टरनेटिव अटेम्प्ट में ऐसा MCQ आता है, एम्प्लॉय ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी किस में आता है, इंडेक्स 16 या 40 में। तो ये आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। उसके बाद बता रखा है कब अपन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को, कब अपन एक एसेट को इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की तरह रिकॉग्नाइज करेंगे। पहला, प्रोबेबल, अगर आपको उसके फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिल रहे हैं। कोस्ट, अगर आप मेजर कर सकते हो। सेम कंडीशन है जैसे इंडेक्स 16 के अंदर था। उसके बाद अपन आ जाते हैं मेजरमेंट पे। मेजरमेंट यानी कि इनिशियल मेजरमेंट। अब ऑब्वियसली आपने क्या करा, IP इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को क्या करा, बाय करा, तो किस प्राइस पे मेजर करोगे, ऑलवेज सेट कॉस्ट। अब कौन कौन से परचेज कर रहे हो उसको, IP को, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को, तो उसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स इंक्लूड होते हैं वो सब इंडेक्स 16 के अंदर बताया था, ठीक है। वही एडमिन सेलिंग ओवरहेड्स नहीं आता, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस इंक्लूड नहीं होता। सेम पॉइंट से एक्वायर्ड बाय वे ऑफ एक्सचेंज, तो क्या कंडीशन रहती है, सेम है। इफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इज हेल्ड बाय लेसी मेजर्ड एट कॉस्ट, लेसी वाला पॉइंट आपको दूसरे इंडेक्स 116 के अंदर समझ आ जाएगा, तो उस पर लेसी वर्ड को इग्नोर कर सकते हो यहाँ। उसके बाद अपने पास क्या आता है, सब्सिक्वेंट मेजरमेंट। सब्सिक्वेंट मेजरमेंट क्या आता है, एक बार आपने रिकॉर्ड कर लिया, अब हर साल 31 मार्च को आप क्या करोगे, रीमेजर करोगे। तो क्या होगा, मेजर्स ऑल इट्स इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी एट कॉस्ट। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस इंडेक्स का क्या, सब्सिक्वेंट मेजरमेंट, यानी कि आपने देखा होगा इंडेक्स 16 के अंदर वहाँ आपके पास दो मॉडल थे। एक आपके पास कोस्ट मॉडल था, एक आपके पास रिवैल्यूएशन मॉडल था इंडेक्स 16 के अंदर। पर यहाँ आपको ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ सिर्फ आपको इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को कोस्ट पर ही मेजर करना होता है। क्यों, आखिर लैंड और बिल्डिंग को क्यों नहीं रिवैल्यूएशन का फैसिलिटी क्यों नहीं दे रखा, क्योंकि अगर रिवैल्यूएशन का फैसिलिटी देंगे तो देखो इंडिया के अंदर क्या होता है, इंडिया में हर जगह मतलब थोड़ा बहुत लैंड और बिल्डिंग में ऊपर नीचे हो ही जाता है। फॉर एग्जांपल ये लैंड का पार्सल आपके लिए 1.5 CR का होगा, तो दूसरा जना उसको वैल्यू कराएगा, उसके लिए हो सकता है 1.8 CR का हो। तो कहीं ना कहीं इसके अंदर आप बोल सकते हो थोड़ा बहुत डेटा कंसिस्टेंट नहीं मिल पाएगा, तो इसलिए इसके अंदर रीवैल्यूएशन मॉडल को परमिट ही नहीं कर रखा। यानी कि आपकी जो भी IP इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है उसको हमेशा कॉस्ट पर ही मेजर करना, ठीक है। हाँ, फेयर वैल्यू आपको कैलकुलेट करना रहेगा, पर वो सिर्फ डिस्क्लोजर पर्पज़ के लिए आप दिखा देना कि इसका इतना ब्रैकेट के अंदर फेयर वैल्यू इसका इतना है। इफ फेयर वैल्यू इज नॉट मेजरेबल, हो सकता है ऐसा कोई लैंड या बिल्डिंग होगा जिसका फेयर वैल्यू मेजरेबल नहीं हो, ऐसा किसी कोने में हो सकता है। तो फिर ये क्या करना, आप अब डिस्क्लोज कर देना फैक्ट को विद रीज़न कि भैया इस इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का हमारे पास फेयर वैल्यू डिटरमाइन नहीं हो सकता, रीज़न क्या है ये बता देना। इफ़ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इज अंडर कंस्ट्रक्शन, हो सकता है आपका, बोला था ना अपन ने लास्ट पेज पे, मैंने आपको बताया था कि अगर कोई प्रॉपर्टी अंडर कंस्ट्रक्शन में तो भी उसको इंडेक्स 40 के अंदर कवर कर लेना। तो अगर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी अंडर कंस्ट्रक्शन में तो फिर उसका कैसे फेयर वैल्यू निकालोगे। फेयर वैल्यू क्यों निकाल रहे हैं, फॉर डिस्क्लोजर पर्पस, ठीक है, क्योंकि उस पर आप रिवैल्यूएशन मॉडल तो अप्लाई कर ही नहीं सकते, ठीक है। तो अंडर कंस्ट्रक्शन है में यहाँ कोई इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बन रहा है, तो उस केस में आप ऑब्वियसली फेयर वैल्यू तो निकल ही नहीं पाएगा। क्यों, क्योंकि अभी प्रॉपर्टी बन रहा है। तो फेयर वैल्यू कब निकालना, बिकम्स रिलायबली मेजर्ड, बिल्डिंग कंप्लीट हो जाए उसके बाद तो फेयर वैल्यू मिल सकता है ना उस प्रॉपर्टी का।
becomes reliably measured, ठीक है, एंड द कंस्ट्रक्शन इज कम्प्लीट विच एवर इज अर्लियर। तो कहीं ना कहीं आप बोल सकते हो अगर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी अंडर कंस्ट्रक्शन के लिए तो आप फेयर वैल्यू को मेजर कर सकते हो जब वो ऑब्वियसली हो सकता है बिल्डिंग कंप्लीट होने से पहले अब आपको लग जाए कि हाँ इसका ये फेयर वैल्यू हो जाएगा। एक एस्टीमेट तो आ ही जाता है जब बिल्डिंग 90% कम्प्लीट हो गई होगी तब भी आपको पता चल सकता है। तो दोनों में से जो भी अर्लियर हो, जब भी आपको मेज़र कर सको उसका फेयर वैल्यू, या फिर कंस्ट्रक्शन कंप्लीट, तो आप उन दोनों में से जो भी जल्दी हो तो उस फेयर वैल्यू आप डिटरमाइन कर सकते हो। सब्सिक्वेंट कॉस्ट इनकर्ड, सब्सिक्वेंट कॉस्ट इनकर्ड क्या होता है? देखो पहला पॉइंट अपन ने इधर क्या पढ़ा था, रिकॉग्नाइजेशन क्राइटेरिया पढ़ा, उसके बाद अपन ने मेजरमेंट, इनिशियल मेजरमेंट, सब्सिक्वेंट मेजरमेंट। सब्सिक्वेंट कॉस्ट इनकर्ड क्या होता है? एक बार आपने पीपी के अंदर पढ़ा था इंडेक्स 16 के अंदर, एक बार आपने एसेट को परचेज कर लिया, मशीन परचेज कर लिया, फ्यूचर ईयर्स के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, रिपेयर्स मेंटेनेंस, वो खर्चे कहाँ जाते हैं, पीएनएल के अंदर। सेम इसमें बता रखा है कोई लैंड बिल्डिंग है उसका डे टू डे सर्विसिंग कॉस्ट है वो पीएनएल में जाएगा। और अगर आपने बहुत बड़ा रिप्लेसमेंट करा है, मेजर कंपोनेंट को रिप्लेस करा है, तो उस पर कंपोनेंट अकाउंटिंग अप्लाई करना, सेम प्रिंसिपल जो कि इंडेक्स 16 के अंदर पढ़ाए थे। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी विल बी डेप्रिशिएटेड एक्सेप्ट इन केस ऑफ लैंड, ऑब्वियसली लैंड कभी भी डेप्रिशिएट नहीं होता, बाकी सब डेप्रिसिएशन उस पर अप्लाई होता है। उसके बाद अपने पास कंसेप्ट आता है प्रॉपर्टी हेल्ड फॉर मोर देन वन पर्पस। आपने क्या कर रखा है, प्रॉपर्टी को हेल्ड कर रखा है पर उसके पर्पस बहुत ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल आपके पास एक बिल्डिंग है उसके अंदर 10 फ्लोर्स है, तो उसमें से 7 फ्लोर्स आपने रेंट पे दे दिए, तो उसको क्या करना, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी मान लेना। 3 फ्लोर्स है आप खुद यूज़ कर रहे हो, उस पर खुद रह रहे हो, तो उसको पीपी मान लेना, ठीक है। ऑब्वियसली इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का डेफिनेशन बताया था, अर्न रेंटल्स, कैपिटल अप्रिसिएशन, तो ऑब्वियसली आप यूज़ कर रहे हो तो वो पीपी में जाएगा। तो 7 फ्लोर का अलग अकाउंटिंग करना, 3 फ्लोर का अलग अकाउंटिंग करना। इन केसेस वेयर प्रॉपर्टी इज हेल्ड एंड पार्टली एज इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी एंड पार्टली एज पीपी, सच प्रॉपर्टी अकाउंटेड एज फॉलोज। देखो अगर वो 2 पार्ट्स क्या हो सकते हैं, अगर सोल्ड सेपरेटली, अब ऑब्वियसली 7 फ्लोर अलग से बिक सकते हैं ना बिल्डिंग में, तो हर एक फ्लोर अलग बिक सकता है, तो फिर आप क्या करना, बहुत दोनों पार्ट की अलग से अकाउंटिंग करना, ठीक है। उनको इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी दिखा देना, उनको पीपी दिखा देना बाकी को। और अगर दोनों पार्ट्स ऐसे हैं जिनको आप सेपरेट सोल्ड नहीं कर सकते हो, फॉर एग्जांपल आपका खुद का घर है, ठीक है, 2 BHK का घर है, उसमें से 30% यूज़ कर दो, मतलब 30% में खुद रह रहे हो, 70% आपने रेंट पर दे दिया, तो अब उस केस में आप क्या करोगे, अब ऑब्वियसली किचन और एक बेड दे रखा है, एक बेडरूम दे रखा है, उसको तो आप अलग से सेल नहीं कर सकते हो ना एक ही फ्लोर पे। उस केस में क्या करोगे, हेल्ड फॉर यूज पोर्शन इज इनसिग्निफिकेंट। देखो अगर ये यूज पोर्शन आपके लिए इनसिग्निफिकेंट है, यानी कि क्या हो गया, आपने एक बहुत, मतलब आपने पूरी बिल्डिंग का सिर्फ, मतलब आपके पूरे फ्लोर का आपने एक छोटा सा कोना दिया, सिर्फ एक, फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ एक रूम के अंदर, बाकी सब मैंने क्या कर रखा है, रेंट पे दे रखा है, तो उस केस में क्या होगा, यूज पोर्शन मेरे लिए क्या है, हेल्ड फॉर यूज पोर्शन इनसिग्निफिकेंट है, ठीक है। तो फिर उसको क्या करना, फुल प्रॉपर्टी को क्लासिफाइड कर देना, फुल प्रॉपर्टी को क्लासिफाइड कर देना इस इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। और अगर वो मैं जो यूज पोर्शन कर रहा हूँ वो सिग्निफिकेंट है, फॉर एग्जांपल मैंने क्या कर रखा है, आप बोल सकते हो जैसे कि इसके लिए एक एग्जांपल अपन एज्यूम कर सकते हैं, मैंने मैं पूरा बिल्डिंग, मतलब पूरे फ्लोर का हर एक रूम यूज़ कर रहा हूँ, सिर्फ मैंने एक छोटा सा टॉयलेट किसी को रेंट पे दे रखा है, तो कहीं ना कहीं उस पर क्या करना, फिर उस टॉयलेट पोर्शन को भी क्या करना, फुल प्रॉपर्टी को आप क्लासिफाइड करना है, एस पीपी क्लासिफाइड करना, ठीक है। यानी कि इसके अंदर अपन क्या देखेंगे, यूज पोर्शन देखेंगे, ठीक है। अगर आप जो यूज़ कर रहे हो पोर्शन, फॉर एग्जांपल देखो यहाँ परसेंटेज वाइज नहीं चलेगा, ऐसा नहीं बोल सकते हो कि 70% आपने क्या कर रखा है, रेंट पे दे रखा है, तो उसको क्या करो, आपने मेजर पोर्शन क्या कर रखा है, यूज पोर्शन आपका इनसिग्निफिकेंट है, तो इसको क्या कर दो, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्लासीफाई कर दो। ऐसा नहीं, परसेंटेज वाइज नहीं चलेगा। या सिग्निफिकेंट का क्या मतलब होता है, डज नॉट मीन मेजोरिटी, या मेजोरिटी परसेंटेज वाइज नहीं चलेगा, या मटीरियलिटी वाइज देखा जाएगा। देखो अगर 30% है, ये परसेंट में भले कम है, पर ये मेरे लिए क्या है, एक तरीके से मैं बोल सकता हूँ ये पूरे फ्लोर का 30% जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वो मैं स्टूडियो में यूज़ कर रहा हूँ, बाकी जो 70% पोर्शन है उसमें एक फ्लोर हॉल वगैरह है, जगह भले ही खूब है, पर जो इस फ्लोर का मेजर पोर्शन था, ठीक है, मटेरियल पोर्शन था, वो कहीं ना कहीं मैं खुद यूज़ कर रहा हूँ। तो फिर क्या करना,
अगर यूज़ पोर्शन सिग्निफिकेंट आप खुद यूज़ कर रहे हो तो फिर उसको पीपी क्लासिफाइड करना। तो यहाँ परसेंट, तो ये 30% भले ही आप यूज़ कर रहे हो तो कहीं ना कहीं ये 30% आपके लिए क्या हो सकता है, सिग्निफिकेंट भी बन सकता है। ऐसा नहीं कि 30% पे आपने देख लिया आप बोल दो कि ये 30% ही तो है, तो आप इसको इनसिग्निफिकेंट पोर्शन बोल दो, हेल्ड फॉर यूज, ठीक है। ऐसा परसेंट वाइज नहीं चलेगा। सिग्निफिकेंट का क्या मतलब है, मटेरियलिटी वाइज चलेगा। अगर ये 30% आपके लिए मटेरियल है, ऑब्वियसली जजमेंट वाइज पता चलेगा। अगर ये 30% मेरे लिए मटेरियल है तो मैं बोल दूंगा कि यार मैं क्या करूँ, पूरे इस फ्लोर का मैं क्या कर रहा हूँ, 2 BHK का मैं यूज़ कर रहा हूँ सिग्निफिकेंट पोर्शन 30%, भले ही ये नंबर में छोटा है पर फिर भी मैं क्या क्लासीफाई करूँगा, पीपी। तो यहाँ तक कोई डाउट है तो आप बता सकते हो। उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। तो ये वाला पॉइंट आप ध्यान रखना, एग्जाम में कंफ्यूजन हो सकता है, एग्जाम में ज़रूर आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिल सकता है कि परसेंट वाइज आपको बता रखा है, पर आपको सिग्निफिकेंट का क्या मतलब ध्यान रखना है, सिग्निफिकेंट इक्वल्स टू मटेरियलिटी। ये वर्ड अगर आप ध्यान रखोगे तो कभी आपका आंसर गलत नहीं होगा, ठीक है। ये पॉइंट आपको हमेशा ध्यान रखना है एग्जाम के अंदर, ठीक है। सिग्निफिकेंट इक्वल्स टू मटेरियलिटी, ठीक है। उसके बाद अपने पास आता है, उसके बाद अपन आ जाते हैं इसके बाद नेक्स्ट, इसकी क्या आगे अपन नेक्स्ट टॉपिक पर आ जाते हैं, एंसिलरी सर्विसेज प्रोवाइडेड टू ऑक्यूपेंट्स ऑफ प्रॉपर्टी। इसका क्या मतलब है, एंसिलरी सर्विसेज प्रोवाइडेड टू ऑक्यूपेंट्स ऑफ प्रॉपर्टी। फॉर एग्जांपल आप बोल सकते हो एक बिल्डिंग मान सकते हो, होटल मान सकते हो, रेस्टोरेंट मान सकते हो, ठीक है। रेस्टोरेंट है, ठीक है। आप किसी भी एक XYZ पर्सन मान सकते हो, RK मान सकते हो, XY कोई भी दो नाम मान सकते हो, ठीक है। आपने क्या करा, RK पर्सन ने क्या करा, रेंट पे दे दिया इस रेस्टोरेंट को। किसको दे दिया, ऑब्वियसली बिल्डिंग को दे दिया, सॉरी, ठीक है। एक एग्जांपल अज्यूम करते हैं जिसके अंदर मिस्टर RK ने क्या करा, इस बिल्डिंग को रेंट पे दे दिया, ठीक है, XY को दे दिया। तो अब ये XY क्या करेगा, इस बिल्डिंग को क्या कर सकता है, होटल मान सकते हो, ठीक है, रेस्टोरेंट मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो, ठीक है। अपन इसको एक रेस्टोरेंट मान सकते हैं। तो मिस्टर RK ने क्या करा, इस रेस्टोरेंट को रेंट पे दे दिया, ठीक है, XY को दे दिया, ठीक है। अब साथ ही साथ उसने क्या करा, रेंट पे ये तो दे दिया, पूरी बिल्डिंग तो दे दी, साथ ही साथ उसने क्या बोला, RK ने, यार ये बिल्डिंग तो मैं दे रहा हूँ XY तुमको, प्लस साथ ही साथ मैं क्या करूँगा, मैं तुम्हें फ्री में सिक्योरिटी, इसके साथ ही रेंट भले ही तुम दे देना इस बिल्डिंग का, पर साथ ही साथ ये पर्सन क्या कर रहा है, जो ओनर है इस बिल्डिंग का, वो साथ ही साथ सिक्योरिटी सर्विस भी प्रोवाइड करना चाह रहा है। यानी कि प्रॉपर्टी प्लस सिक्योरिटी सर्विस, एंशियली सर्विस भी प्रोवाइड करना चाह रहा है। तो इन दोनों को मिला के आप क्या बोल सकते हो, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है। सेकेंड सिनेरियो अपन अज्यूम कर सकते हैं, सेकेंड केस में ये बिल्डिंग का ओनर क्या कर रहा है, सर्विसेज, मतलब ये ऑब्वियसली होटल मान, रेस्टोरेंट को क्या किया, होटल को जैसे कि उन्होंने रेंट पे तो दे दिया, प्लस साथ ही साथ क्या किया, इस बिल्डिंग को रेंट पे देने के साथ साथ उसने क्या करा, जो ओनर था उसने बोला यार मैं तो तुम्हें इस होटल के लिए कुक भी दूंगा, रिसेप्शनिस्ट, क्लीनर, स्टाफ, ये सब दूंगा। तो फिर अगर आप एक तरीके से बोल सकते हो सिग्निफिकेंट एंशियली सर्विसेज, तो फिर आप उसको क्या अज्यूम करोगे, पीपी मानेंगे, ठीक है। RK उसको क्या मानेगा, फिर इस बिल्डिंग को कैसे ट्रीट करेगा, एज अ पीपी ट्रीट करेगा। तो अगर एंशियली सर्विसेज इनसिग्निफिकेंट है तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी माना जाएगा, सिग्निफिकेंट है तो ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का बताया था, स्कूल नेम आपका अलग है, ठीक है, घर का नाम अलग है, यानी कि ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी इक्वल्स टू पीपी। अच्छा, डी रिकॉग्नाइजेशन, डी रिकॉग्नाइजेशन क्या बोलते हैं, कब आप इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट से डी रिकॉग्नाइज कर दोगे, जब आप डिस्पोज कर दोगे, सेल कर दोगे, सेकंड, या फिर नो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स आर एक्सपेक्टेड। और अगर इससे कोई गेन और लॉस होता है तो उसको कहाँ डालोगे, P&L के अंदर डालोगे, ये बात आप ध्यान रखना। उसके बाद एक और केस अपने पास आता है, प्रॉपर्टी लीज टू अदर ग्रुप मेंबर्स। ग्रुप मेंबर्स यानी कि पेरेंट और सब्सिडी का केस है। पेरेंट ने क्या करा, पेरेंट ने एक प्रॉपर्टी खुद की दी, उसको क्या कर दी, रेंट पे दे दी सब्सिडी को यूज़ करने के लिए, सब्सिडी उस बिल्डिंग को यूज़ करेगा। तो कहीं ना कहीं अब पेरेंट क्या करेगा, CFS बनाएगा, स्टैंड अलोन बनाएगा, SFS बनाएगा, अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो स्टैंड अलोन के अंदर तो वो इसको दिखा सकता है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, क्योंकि उसने ये बिल्डिंग सब्सिडी को दे दी। यानी कि ऐसा जम करेगा कि पेरेंट ने किसी थर्ड पर्सन को ये बिल्डिंग रेंट पे दे दी, प्रॉपर्टी रेंट पे दे दी, तो फिर वो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी दिखा सकता है पेरेंट। पर जब कंसोलिडेटेड बनेंगे, देखो कंसोलिडेट
डेट के अंदर तो पेरेंट और सब्सिडरी दोनों एक ही अज्यूम करेंगे, तो उस केस में फिर CFS के अंदर क्या दिखेगा, ये जो प्रॉपर्टी रेंट पर दी वो एज अ PP माना जाएगा। उसके बाद अपने पास क्वेश्चन आता है ट्रांसफर टू और फ्रॉम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, क्या आप उसका ट्रांसफ़र कर सकते हो क्या? ऑब्वियसली कहीं ना कहीं आप क्या कर रहे थे, फॉर एग्जांपल इंडेस 16 के मतलब आप खुद उसको यूज़ कर रहे थे, आप एज अ PP यूज़ कर रहे थे इंडेस 16 पर, आपका मन बदल गया, ठीक है, अगले साल आपका मन बदल गया, उस बिल्डिंग को आपने क्या करा, रेंट पर देना चाहा, तो वो इंडेस 40 के अंदर कवर हो रहा है, क्या ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। या फिर आप क्या करना चाहते थे, आपका बिजनेस था प्रॉपर्टी को सेल करने का, पर अब आपने क्या करा, नहीं आपने बिजनेस छोड़ दिया प्रॉपर्टी सेल करने का, अब आपने सिर्फ मिसलेनियस वे में कैपिटल अप्रिशिएट करके आपने सेल करा प्रॉपर्टी को, वो इंडेस 40 के अंदर चली जाएगी। अ चेंज इन यूज अकर्स व्हेन द प्रॉपर्टी मेट्स डेफिनेशन ऑफ इंडेस फॉर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी एंड देयर इज एविडेंस ऑफ चेंज इन यूज। देखो आपके पास एविडेंस होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप सोच रहे हो यार मैं तो अगले साल रेंट पे देने वाला हूँ, सोच रहे हो, देखो सोचोगे तो वो फिर इंडेक्स 40 के अंदर कवर नहीं होगा, फिर वो दूसरे इंडेक्स के अंदर कवर नहीं होगा। जब एविडेंस होना चाहिए आपका वाक्य में होना चाहिए, इंटेंशन से मैनेजमेंट का इंटेंशन है, मैनेजमेंट सोच रहा है यार अगले साल दे दूंगा, इसको भी एविडेंस नहीं माना जाएगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये नोट इंपॉर्टेंट है। नोट ट्रांसफर्स डो नॉट चेंज द कैरिंग अमाउंट। अच्छा प्राइस क्या रहेगा है, मतलब आप यूज़ कर रहे थे तो उसका कैरिंग अमाउंट 40 CR था, यूज़ कर रहे थे इंडेक्स 16 के अंदर तो रिवल मॉडल भी अलाउ था, पर इंडेक्स 40 के अंदर आप रेंट पे दे रहे हो, तो आप फिर अगले साल आपको रिवैल्यूएशन तो अलाउ नहीं होगा, तो कैरिंग अमाउंट इसका इधर 40 CR था, तो अगले साल इधर आप इंडेक्स 40 के अंदर कवर होगा, तो उसका कैरिंग अमाउंट सेम रहेगा 40 CR। ऐसा नहीं होगा कि कैरिंग अमाउंट चेंज होगा। ट्रांसफर डो नॉट चेंज द कैरिंग अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी ट्रांसफर एंड दे डो नॉट चेंज द कॉस्ट ऑफ डेट प्रॉपर्टी फॉर मेजरमेंट डिस्क्लोजर पर्पसेस। तो इसी के साथ ही अपना पूरा इंडेक्स कवर होता है। यहाँ तक कोई डाउट है तो आप बता सकते हो, अदरवाइज नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन नेक्स्ट इंडेक्स स्टार्ट करेंगे। थैंक यू एवरीवन। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कर सकते हो। हर एक टॉपिक मैंने कवर करा दिया थ्रू एग्जाम्पल। थैंक यू एवरीवन।